सुप्रभात बच्चों। मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं के सहायक हिंदी पुस्तक भारत की खोज के पाठ 2 तलाश का अंतिम टॉपिक जन संस्कृति है। इसमें हम लोगों ने भारत की झांकी, भारत की शक्ति और उसकी सीमा, भारत माता, भारत की विविधता में एकता, इस टॉपिक को देखा। इसमें हमने लेखक के विचारों को जाना। आज हम लोग जन संस्कृति के लिए उसके पीछे लेखक की क्या खोज थी, क्या तलाश थी और उन्होंने उस पर क्या अपना विचार रखा, उसे आज हम जानेंगे। लेखक कह रहे हैं, मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में होता है उसकी पिछली जीवन, यानी कि उसका आधार। इसमें क्या था? लोक प्रचलित दर्शन, यानी कि जो अपने समाज में जो चलता हुआ जो फिलॉसफी है, परंपरा, इतिहास, मिथक और पूरा कथाओं का मेल था, यानी कि पुराने कथाओं का मेल। और वह एक तरह से लेखक के अनुसार वो मिथक था, यानी कि अफवाहें थी। लेखक के अनुसार है, ऐसी कुछ नहीं है। हमारी जो भी प्रचलित दर्शन होते हैं, परंपरा होते हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। हाँ, उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था, यानी कि जो भी पौराणिक ग्रंथ थे, उनकी प्रसिद्ध घटनाएं, प्रसिद्ध पात्र, ये सभी लोगों के मन में अंकित हो गया था। उसका क्या मोरल है, क्या मीनिंग है, ये सब लोग जानते थे और उसने इन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। इनको सेटिस्फाई भी कर दिया था, इनको रिच भी बनाया। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वो बार बार या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोज़मर्रा मतलब डेली की लाइफ में, रोज़मर्रा होता है डेली लाइफ की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उनका रूप पूरा कथाओं एवं परंपराओं और महाकाव्यों के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम, पर फिर भी
वह बहुत अस्पष्ट होता था। यानी कि जैसे लेखक कहते हैं जो हमारा विचार एकदम पढ़ा लिखा विचार था, इतिहास पे था, साइंटिफिक कॉज से रिलेटेड था, लॉजिकल था, तार्किक था, मगर उस किसान की बातें कुछ भी हो, मगर उनकी भी अपनी एक विचार थे, और उस विचार को में तार्किकता लाने वाले बहुत सारे उनके भी अपने प्रमाण थे, प्रूफ था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह, मतलब ताकतवर देह, और सीधे और साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों को याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती थी कि इन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। लेखक के अनुसार कठिनाई में सुंदरता नहीं होती है, मगर सच मायने में कहा जाए तो असली सुंदरता कठिनाई में ही होती है। असली सुंदरता कष्टों के बीच में ही पाया जाता है। कहा जाता है कोयले के खान में हीरा पाया जाता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। इस तरह से जहाँ कठिनाई होता है सफलता भी वहीं मिलती है, वहीं सुंदरता भी पाया जाता है। इन लोगों के साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को लेकर के हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं, मगर इसके लिए है जो हम उनको अवसर प्रदान करें। जब अवसर मिलेगा तो वह भी अच्छा काम करेगा। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही इस प्रकार की नम्रता और भलमानसाहता थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। कहने का मतलब देशवासियों की जनसंस्कृति का जो यहाँ वर्णन किए हैं उसमें इन्होंने यह बताने का कोशिश की है जो कुछ जो अच्छाई है, लेखक के अनुसार कुछ जो अच्छाई है, उस अच्छाई को लाख दिक्कत आने के बाद भी यहाँ के लोगों ने अच्छे से सहेज कर रखा। उसे वह बर्बाद नहीं किया, उसे वह नष्ट नहीं होने दिया। इस तरह से हमने देखा कि लेखक जवाहरलाल नेहरू जी इस पाठ के माध्यम से भारत के विविध रूपों में कुछ तलाशने का, कुछ खोजने का प्रयास किया और उनकी सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी तलाश यही थी जो इतने समय तक इतनी दिक्कत झेलने के बाद भी, जिस आंधी तूफान या जिस कठिनाई में बड़े बड़े सभ्यता संस्कृति नष्ट हो गए, क्या कारण था जो भारत की सभ्यता संस्कृति नष्ट नहीं हुई। दूसरा,
वो तलाशने का प्रयास किए जो क्या कारण था या क्या कारण है जो इतने बड़े देश, जहाँ की पहले राष्ट्रीयता भी नहीं थी, पहले अलग अलग राज्य थे, मगर फिर भी वह एकजुट होकर एक देश भारतवासी कहलाता है। पहले भी कहलाता था, आज भी कहलाता है और आगे भी कहा जाता रहेगा। जो हम कहीं का हो, हमारे बोल चाल भी हम नहीं समझ पाते हैं, मगर फिर भी ये होता है कि हम भारतवासी हैं। ये क्यों होता है? इन सभी चीज़ों को वो तलाशने का प्रयास किए और अपने विचार रखे, जिनसे हम लोग अवगत हुए। अब इसका कुछ शब्दार्थ होंगे जो आपको शेयर किया जाएगा, कुछ प्रश्नोत्तर होंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग संपन्न करेंगे और फिर आगे अगली वीडियो में हम लोग पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।